जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत आप सभी का अपने परिवार में। तो आज हम बात करते हैं त्योहारों की। आज कल जो हमने पढ़ा था, हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने शक समूह के आगे ईस्वी सन तक हमने कल पढ़ा था। तो आपके लिए एक मोटिवेशनल है कि यह छत भी तेरी है, कि यह छत भी तेरी है, यह छत भी तेरी है और ये आसमान भी तेरा है। यह छत भी तेरी है और आसमान भी तेरा है। तेरा किरदार कमायत है, तेरा किरदार कमायत है। ये सारा जहान भी तेरा है, ये सारा जहान भी तेरा है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आप सभी को राम राम, खमा गणी, आप सभी को नमस्ते। तो आज शुरू करते हैं दूसरा पार्ट त्योहारों के बारे में। हमने कल महीनों के नाम देखे थे और कल इन जो कौन कौन सी सम्मत चलाई गई थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो एक बार क्या है, इनका हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि जहां वो कहते हैं ना कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम तरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे उठा धनु और साध निशाना, बाकी बाद में देख लेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज त्योहारों के बारे में। तो त्योहार हमने देखा था, उसके लिए हमने कला और संस्कृति के बारे में देखा। हिंदी महीनों के हमने नाम देखे थे, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। इन 12 महीनों के हमने नाम देखे थे। इसके बाद में अगला कि विक्रम संवत की हमने बात की। विक्रम संवत जिसको नववर्ष, मालव वर्ष, अब मालव वर्ष इसे क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर मालवों के द्वारा इसे अपनाया गया था। कृत क्यों संवत क्यों कहा जाता है इसे, तो कृत संवत की भी हमने यहाँ पर बात की गई थी। नव संवत की हमने बात की थी। क्या विक्रम संवत इसकी शुरुआत जो होती है वो मार्च से होती है, नव जो शुरुआत नए वर्ष की, इसलिए इसे नव वर्ष भी कहा जाता है। हमने यह बात की। प्राकृत जैन ग्रंथ कालायर कार्य कथानक के अनुसार कहा जाता है कि उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इस बारे में देखा था। विक्रम संवत नव वर्ष नवरात्रा का प्रारंभ व शुरुआत का दिन चैत्र शुक्ल एकम से और अंतिम जो होता है वो फाल्गुन मास की अमावस्या होती है। कृत संवत देखा था कि आरंभिक अभिलेखों में विक्रम संवत इसका क्या नाम मिलता है, कृत संवत इसका नाम मिलता है। आगे हमने बात की कि विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक अधिमास होता है। इसमें वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 355 होती है। 2024 के अनुसार जो हमने विक्रम संवत देखा था, 2081 देखा था। यह संवत जो मालवों के द्वारा अपनाया गया, इसे मालव संवत की कहा जाता है। इस बात की हमने चर्चा की है। शक संवत की हमने बात की कि सूर्य पर आधारित होता है और राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित होता है। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 18वीं ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रारंभिक दिन चैत्र शुक्ल एकम फाल्गुन मास की पूर्णिमा का अंतिम दिन होता है। चॉइस के अनुसार जो शक संवत होता है वो 1946 होता है। शक संवत को प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे वो मेघनाथ शाह आयोग समिति के सिफारिश के आधार पर 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत की शुरुआत की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे ग्रहण किया गया था, इसे अपनाया गया था या इसे लागू किया गया था। ओके, अब 2024 की जो शक संवत, इसमें महीनों की जो संख्या देखी थी 12 देखी थी। पक्ष इसमें 2 कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। वैसे विक्रम संवत में भी यही होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। प्रारंभिक जो दिन होता है इसमें जो कृष्ण होता है उसमें शुक्ल होता है। इसमें फाल्गुन पूर्णिमा होती है तो उसमें फाल्गुन अमावस्या होती है विक्रम संवत में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। शाखा की हमने बात की। शक संवत के विक्रम संवत का 135 वर्ष का अंतर है इसमें और 78 इनको जोड़ने पर जो संख्या होती है वो कितने आती है, 135 आती है। तो शाखा उसे ही कहा जाता है जो शक संवत और विक्रम संवत में जो दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 135 वर्ष का है। इस कारण इसे शाखा कहा जाता है। कृत मान लो जिस वर्ष में 3 का पूरा भाग जाता हो, ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अधिक वर्ष पुरुषोत्तम मास किसी वर्ष में 13 का पूरा भाग जाता हो,
लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो साधारण वर्ष। इसके अलावा जो अन्य जो वर्ष है ईस्वी सन की अन्य, इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर व अंग्रेजी कैलेंडर इसे कहा जाता है। 1 जनवरी प्रारंभ होता है, अंतिम 31 दिसंबर होता है। 1582 ईस्वी में मार्च एक ग्रिएशन नामक एक यूनानी था, तो उसके द्वारा इसकी पुनः शुरुआत की गई थी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ईसा मसीहा के जीवित होने जन्म के 4 साल बाद में क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, इसमें दिनों की संख्या 365 होती है और फिर चौथे जो वर्ष में 366 हो जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष, क्या कह सकते हैं, लीप वर्ष होता है। ठीक है, अब हम आगे शुरुआत करते हैं। आगे जो आता है इसके जैसे कि कई सारे आते हैं, जैसे इलाही संवत आ जाता है, गुप्त संवत आ जाता है, वर्धन संवत आ जाता है, हिजरी संवत आ जाता है। तो इनकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। फिर हम महीनों की बात करेंगे कि कौन कौन से त्योहार किस किस महीने में आता है। ठीक है, तो हमने ईस्वी तक तो बात की थी, तो आप एडिंग डालो यहाँ पर गुप्त संवत, गुप्त संवत, गुप्त संवत। अगर परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों के पास में शेयर करें। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि ये क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्या है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। राजस्थान की जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, अधिकतर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से कम इस टॉपिक से 2 मेला और त्योहार, 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कला संस्कृति की अगर किताब से क्वेश्चन भी ना पूछे जाए तो एक मेला, मंदिर और त्योहार का टॉपिक एक ऐसा है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गुप्त संवत की। गुप्त संवत की जो शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे साथियों, तो यह 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी, गुप्त संवत की। तो आपको ध्यान रखना है 319 ईस्वी में। कब की गई थी, 319 ईस्वी में की गई थी। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरुआत की गई। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की जाती है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। आगे जो आता है दोस्तों, वर्धन वंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है, वर्धन वंश। वर्धन वंश आ जाता है। अब वर्धन वंश की अगर हम बात करें, वर्धन वंश की अगर हम बात करते हैं तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा चलाए गए थे, जो कन्नौज का शासक था। थानेश्वर का वो शासक था और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया था, वही हर्षवर्धन था। 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में इन्होंने किस संवत की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्धन वंश का शासक वर्धन संवत आपको यहां लिखना है, वर्धन संवत आपको लिखना है। वंश लिख दिया मैंने, वर्धन संवत। तो आपको ध्यान रखना है वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में
इस संवत की शुरुआत की गई। तो ये इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे जो आता है, जो हर्ष जो वर्धन था। कौन है? हर्ष जो वर्धन था। इसका एक दरबारी कविता, इसका एक कवि था, उसका नाम था बाणभट्ट। उसने क्या लिखी थी? हरिश्चरित्र लिखी थी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका एक दरबारी था। दरबारी कौन था? तो आपको ध्यान रखना है बाणभट्ट। अब बाणभट्ट था तो इसकी रचना कौन सी थी? इसकी रचना हर्षचरित्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे जो आता है दोस्तों इलाही संवत आता है, जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। जब इलाही धर्म चलाया गया था तब मान सिंह ने कहा था कि जब भगवान ने इस दिल पर हिंदू धर्म में अगर हिंदू धर्म की मोहर लगा दी तो अन्य धर्म अपनाने से कोई फायदा नहीं है, या अन्य धर्म अपनाने से इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भगवान ने इस दिल पर जब हिंदू धर्म की मोहर लगा दी तो अन्य धर्म ग्रहण कराने से की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात किसने कही थी? जयपुर का राजा मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा यह बात कही गई थी। ठीक है, ओके सर, आगे चलो। अब आगे चलते हैं। आगे आता है दोस्तों इलाही संवत। सर ये कब चलाया गया था? तो ध्यान रखना है, ये चलाया गया था 1583 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये ध्यान रखना है 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब आता है दोस्तों हम बात करें हिजरी संवत की। किसकी बात करें? हिजरी संवत की। सर हिजरी संवत की भी आप बात करते हैं हिजरी संवत दोस्तों ध्यान रखना है कि 16 जुलाई 622 ईस्वी को शुक्रवार के दिन मोहम्मद शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। मोहम्मद शाह की मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब इनका जो जन्म कहां पर हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जब इन्होंने मक्का से लेकर मदीना तक की जो यात्रा की थी तो वो क्या कहलाती है? हिजरी या हिजरत वो कहलाती है। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद में 622 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखना है मक्का से मदीना तक की जो यात्रा थी मोहम्मद शाह की, वही हिजरत कहलाती। हिजरी जो संवत होता है यह एक इस्लामी कैलेंडर है। क्या है ये इस्लामी कैलेंडर है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसके नाम पर ये हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। ये एक इस्लामी कैलेंडर है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद शाह को माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद शाह को माना जाता है। मोहम्मद शाह के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद शाह के 4 खलीफा हुए थे, वो भी आपको सभी को पता होगा कि एक तो उस्मान, एक तो हुसैन, उस्माक अली, इनके जैसे नाम थे। हुसैन, उस्माक अली, अबू बकर, उस्माक अली। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे। तो ये जो हिजरी जो संवत था तो आपको ध्यान रखना है 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। अगर आप तारीख लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 16 जुलाई लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 16 जुलाई।
622 ईस्वी में मोहम्मद शाब के द्वारा हिजरी संवत की शुरुआत की गई। ठीक है, अब किस तरह से की गई कि आपको ध्यान रखना है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो मदीना में हुई थी। कहां पर हुई थी? मदीना में हुई थी। अब मक्का से लेकर मदीना की जो यात्रा की थी, इन्होंने यात्रा की थी, वही क्या कहलाती है? हिज्र या हिजरत कहलाती है, या हिजरत कहलाती है। तो हिजरी जो संवत की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। मोहम्मद शाब को जो माना जाता है, तो ध्यान रखना है, ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संस्थापक। ओके, इनके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। कितने खलीफा हुए थे? 4 खलीफा हुए थे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। खलीफा ये क्या है? ये कि इसका जो ये क्या है? एक इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर। ठीक है, तो ये इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसमें जो दिनों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो वो 354 या 355 होती है। इसमें दिन कितने होते हैं वर्ष में? दिन कितने होते हैं? 354 और 355 इसमें दिन होते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 354 या 355 इसमें क्या होते हैं? दिन होते हैं। और आपको ध्यान रखना है, ये सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर है। किस पर आधारित है? ये सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर है, जिसके कारण इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 354 या 55 भी इसमें होती है। तो वो भी आपको ध्यान, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। एक दोस्तों, एक कैलेंडर आता है सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर, एक आता है चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर। जो सौर वर्ष पर जो आधारित जो कैलेंडर है, उसमें जो दिनों की संख्या होती है वो तो 365 से 366 रहेगी, और जो चंद्रमा पर आधारित रहेगा उसमें 54 रहेगी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो नोट लगा कर एक बात यहाँ पर लिख लेना आपको, सौर ऊर्जा पर, सौर गणना पर आधारित कैलेंडर में वर्ष में दिनों की
संख्या क्या होती है, दिनों की संख्या इसमें आपसे पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है 365 से लेकर के 366 इसमें दिन होते हैं। और चंद्रमा पर आधारित जो होता है, चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर में दिनों की संख्या, वर्ष में दिनों की संख्या, वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 364 से लेकर के 365, 364 से 365 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में हम बात करें आगे दोस्तों कि सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें, सूर्य ग्रहण की स्थिति, सूर्य ग्रहण होता क्या है, सूर्य ग्रहण होता क्या है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है सूर्य ग्रहण, तो इस तरफ हम बात करें सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण, अब सूर्य जो ग्रहण था वो क्या है, जब आपसे पूछा जाएगा सूर्य ग्रहण के बारे में तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जब पृथ्वी व सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो वही सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है वही चंद्र ग्रहण कहलाता है। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण में क्या लिखना है, जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप जैसे कि हम बात करें कि ये हमारे पास में क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। और ये हमारे पास में पृथ्वी, ये क्या है, ये तो है पृथ्वी, और ये है सूर्य। अब इनके
हेलो हेलो। कोई बात नहीं है, वो क्या कि सेल डाउन हो गए थे इसलिए सेल बदलना पड़ता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चैत्र धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। अब धुलंडी के बारे में अगर हम बात करें, यह रंगों का त्योहार है। होली का दहन के होली का दहन के दिन के बाद अगले दिन मनाया जाता है। होली के अगले दिन के बाद में क्या किया जाता है? यह मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, होली के दूसरे दिन बाद में मनाया जाता है, ये इसे आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की, जैसे कि आपको सभी को पता है, कई सारी होलियां प्रसिद्ध है। तो वो कौन कौन सी होलियां प्रसिद्ध है राजस्थान की, तो हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कई सारी होलियां प्रसिद्ध है राजस्थान की। अन्य होलियां, राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध होलियां। सर इतनी होलियां है? हाँ इतनी होलियां है। कौन कौन सी है सर? आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं आपको बताऊं तो फूलों की होली कहाँ खेली जाती है, तो ये पुष्कर में खेली जाती है। फूलों की जो होली खेली जाती है वो गोविंद देव जी जयपुर में भी खेली जाती है। कपड़ा फाड़ होली जो पुष्कर में खेली जाती है। छोटी गैर होली जो बीनमाल में खेली जाती है। बाठा की जो गैर होली है वो आहोर में खेली जाती है। आहोर में खेली जाती है, वो जालोर में पड़ता है, तो जालोर की है होली प्रसिद्ध है। बाठा गेर होली आहोर की प्रसिद्ध है। और राड रमन की होली पूछी जाए तो बिलोंडा गांव डूंगरपुर की आपको करना है। गोबर के कंडों की होली आपसे पूछी जाए तो वो गलियारकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। पत्र मार की होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आगे बागी गेर नृत्य कराना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है कि अंगारों की होली केकड़ी लालचोट की प्रसिद्ध है। तो तलवारों की जब गेर की जाती है तो वो मैनारिया उदयपुर की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि
रोने बिलगने वाली जो होली आपसे पूछी जाए तो वो जोधपुर की आ जाएगी। ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि जो बाठा की गेर होली वो आगोर की है, जालोर में वो पड़ता है। और गोबर के कंडों की होली कहाँ की है, गलियार कोट की है। पत्थर मार होली बाड़मेर की है। और इलू जी की जो सवारी निकल जाती है वो भी बाड़मेर में निकाली जाती है। लठ मार होली तो चांदरगांव करौली की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों। लठ मार होली चांदरगांव करौली की प्रसिद्ध है। तो कोड़ा मार बिनाई केकड़ी की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली तो ब्यावर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली डेगची मार होली बीकानेर की प्रसिद्ध है। मुर्दों की होली बदरूनी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। राव जी की होली तो मंदौर की प्रसिद्ध है साहब। और वीरपुरी का मेला भी मंदौर में बढ़ता है। सावन मास के अंतिम सोमवार को वो बढ़ता है। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बादशाह की होली जो नाथ द्वारा में निकाली नाथ द्वारा में बढ़ती है। बादशाह की जो होली कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और दूध व दही की होली आपसे पूछी जाए तो वो भी नाथ द्वारा होगा। और भंगोरी महोत्सव मनाया जाता है वो भी नाथ द्वारा होगा। बादशाह की सवारी तो चैत्र कृष्ण द्वितीया को निकाली जाती है। बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतनी सारी होलियां हैं सर, और इतनी सारी होलियां को आपको यह नाम लिखना है। सर ये कितनी सारी होलियां बता दी, राजस्थान में इतनी सारी होलियां खेली जाती है। हाँ, इतनी सारी होलियां खेली जाती है कि इनको हमें पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है, जब जाकर हमें सिलेक्शन मिलता है। ऐसे ही सिलेक्शन थोड़ी मिलता है। तो सबसे पहले जो आ जाएगी, हम बात करें फूलों की होली की। फूलों की होली कहां की प्रसिद्ध है, पुष्कर अजमेर की। पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम बात करें आगे तो गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी जयपुर। ठीक है, और कहां की प्रसिद्ध है तो कपड़ा फाड़ होली भी पुष्कर की है। अगली जो होली आ जाती है वो कपड़ा फाड़ आती है। कपड़ों को फाड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कपड़ा फाड़ ये होली होती है। कपड़ा फाड़ होली ये कहाँ की है, तो ये भी पुष्कर की है। ये भी पुष्कर अजमेर की, पुष्कर अजमेर की है। इसके बाद में 3 नंबर पर जो होली आती है वो कौन सी आ जाती है, वो गोठा की गेर। अरे वो गोठा की गेर होली आ जाती है। किसकी आ जाती है, गोठा की गेर होली आ जाती है। कहां की प्रसिद्ध है गोठा की गेर होली, भीनमाल जालोर की। भीनमाल की, ठीक है। आगे आती है तो वो कौन सी आ जाती है, आगे जो गोली आ जाती है वो बाठा की गेर होली आ जाती है। बाठा की गेर होली आ जाती है, बाठा की। राड रमन की होली, राड रमन की होली। छठी जो आ जाएगी, छठी होली कौन सी आ जाएगी, छठी जो होली आएगी तो वो आपको ध्यान रखना है बाठा की गेर होली होगी, राड रमन की होली हो गई। और आपको ध्यान रखना है बाठा की जो होली आहोर, और जो राड रमन की जो होली कौन सी हो जाएगी, ये बिलुंडा गांव की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ये बिलुंडा गांव की। बिलुंडा गांव कहां पर पड़ता है,
डूंगरपुर में। और आहोर कहां पर है? बाटा की गेर होली आहोर जालोर में है। कहां पर है? जाहोर में है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो गोबर के कंडों की होली आ जाती है। किसकी होली आ जाती है? गोबर के कंडों की होली आ जाती है। तो आपको साथ में बनी रहिए जोश के साथ में। इसी तरह से गोबर के कंडों की होली, कंडों की होली की अगर हम बात करते हैं तो आगे जो होली आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? वो पत्थर मार होली आ जाती है। कौन सी आ जाती है? पत्थर मार होली आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है गलियार कोट, गलियारे कोट कहां है? डूंगरपुर में है। सर गलियार कोट तो डूंगरपुर में है, जहां पर दाऊजी महाराज का क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है 7 नंबर पर कौन सी होली होगी? पत्थर मार होली, पत्थर मार होली आ जाती है। कौन सी आ जाती है? पत्थर मार होली। किस कहां पर बढ़ती है? ये तो बाड़मेर में बढ़ती है सर, बाड़मेर में बढ़ती है। कहां पर बढ़ती है? बाड़मेर में बढ़ती है। पत्थर मार होली वहां पर खेली जाती है। इसके बाद में और हम बात करें आगे तो यहाँ पर अगर 8 नंबर पर हम बात करें आगे जो होली आती है तो वो कौन सी आ जाती है? लठमार होली आ जाती है। कौन सी आ जाती है? लठमार होली, लठमार होली। ये कहां की है? ये करौली की है। कहां की प्रसिद्ध है? लठमार जो होली है वो कहां की है? करौली की प्रसिद्ध है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर पड़ता है? ये करौली में। 9 आगे जो होती आती है वो कौन जाती है? कोडा मार होली आ जाती है। कोडा मार, कोडा मार होली कहां की प्रसिद्ध है? केकड़ी की। देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। देवर भाभी की जो होली है वो कहां की है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। और आपको ध्यान रखना है अंगारों की होली कहां पर खेली जाती है? तो केकड़ी में आपको ध्यान रखना है अंगारों की होली, अंगारों की होली कहां पर खेली जाती है? केकड़ी में। नया जिला जो बन चुका है वो केकड़ी बन चुका है। ब्यावर भी नया जिला बन चुका है। और तलवारों की जो गेर निकाली जाती है वो कहां पर निकाली जाती है? तलवारों की गेर मेनारिया उदयपुर में, उदयपुर में निकाली जाती है। राव जी की होली, राव जी की होली कहां पर है? मंडौर में है। वीरपुरी का मेला कहां पर है? वीरपुरी का मेला कहां पर है? वो भी मंडौर में है। वीरपुरी का मेला कहां पर है? मंडौर में है। एकमात्र रावण मेला वो भी मंडौर में है। आगे बागी गे नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कनाना गांव का प्रसिद्ध है। तो आपको यहीं पर लिखना है आगी बागी गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कनाना गांव बाड़मेर। नगाना गांव में तो नागणेची माता की मूर्ति स्थापित की गई थी जिसे चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। चक्रेश्वरी माता भी उसे चंगेश्वरी या चक्रेश्वरी माता भी उसे कहा जाता है। वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। जब बाड़मेर की बात आ जाती है तो बाड़मेर में ही इलोजी की सवारी भी तो निकाली जाती है सर। यस निकाली जाती है इलोजी की होली, इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी
कहां पर निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है। और आपको ध्यान रखना है, मुर्दों की होली कहां की है? मुर्दों की होली आपसे पूछी जाएगी। कहां पूछी जाएगी? मुर्दों की होली। बदरूनी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, वो आप बदरूनी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। डेगचीमार होली कहां की प्रसिद्ध है? पूछा जाएगा आपसे, कहां की प्रसिद्ध है डेगचीमार होली? डेगची मार होली, डेगचीमार होली बीकानेर की, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और कौन सी है? और रोलने बिलखने वाली होली, रोलने बिलखने वाली होली, रोने बिलखने वाली होली, ये कहां की है? ये तो जोधपुर की है। अभी 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 हमने बताया था आपने। हाँ, तो कहां की है? ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। डेगचीमार होली हो गई, तो बाठा की गेर होली हो गई। बाठा की गेर होली कहां के प्रसिद्ध है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बाठा की गेर होली, ये कहां की है? ये तो अभी अभी आपने बताया था। कहां की है? ये तो आहोर जालोर की है, ये हमने बात की थी। यहाँ पर बाठा की गेर होली, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। इसकी जगह दूसरी होली हम लिख लेंगे। कौन सी लिख लेंगे? तो इनमें बादशाह की होली हम लिख देंगे। कौन सी होली लिख लेंगे? बादशाह की, बादशाह की होली कहां की है? नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद है। और कौन सी है? दूध दही की होली प्रसिद्ध है यहाँ की, दूध दही की होली, दूध दही की होली कहां की प्रसिद्ध है? यह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान। नाथ द्वारा में बंगोरिया की होली प्रसिद्ध है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी होली? बंगोरिया की, बंगोरिया की होली, ठीक है। और बादशाह की जो सवारी निकाली जाती है वो कब निकाली जाती है? चैत्र कृष्ण द्वितीया को निकाली जाती है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बादशाह की सवारी कब निकाली जाती है? चैत्र कृष्ण द्वितीया को कब निकाली जाती है? चैत्र कृष्ण द्वितीया को, द्वितीया, ठीक है। चैत्र कृष्ण द्वितीया को बादशाह की सवारी निकाली जाती है, तो आप क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से तरीके से। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक रहने वाली है। इसके जो आगे हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर परिवार पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के पास में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी को राम राम, खमागनी, जय हिंद, जय भारत।